हाँ जी, हम बात कर रहे थे टीजीटी एग्ज़ाम जो हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में और उसकी डी सीरीज़ की बात कर रहे हैं। एक पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे फिजिक्स के, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो चलिए, हमने करवा दिया था डी सीरीज़ का 45 क्वेश्चन, मतलब पोलराइजेशन जो है, ध्रुवीकरण जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये है ट्रांसवर्स वेव की जज करने के लिए कि ट्रांसवर्स वेव है या नहीं है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं होता। इस क्वेश्चन को वापस अच्छे से लिख लें यदि आप पीजीटी के एग्जाम देना चाहते हैं तो। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि यह अनुप्रस्थ तरंग है, तो आपको सॉरी तो हो गया है 46। देखिए, तापमान पैमाना मतलब कौन सा थर्मामीटर ऐसा है, टेम्परेचर थर्मामीटर, जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता, दैट इज द र्यूमर पैमाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है विभव मापी और एक विद्युत भागवल ई जो है वो ए बी के 20 सिरों पर लगाया गया है। ओके, 40 सेंटीमीटर पे उसका रीडिंग आ रहा है। सी पर वो संतुलित हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ए बी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, प्रतिरोध 4 ओम है वायर का। यदि आर का जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है और इसके सिरों पर विभवांतर यदि 10 वोल्ट है, तो बताइए ई का मान क्या होगा। तो उसको देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें आप जानते होंगे पोटेंशियोमीटर जो होता है उसमें एक विभव प्रवणता होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो x होती है, और वो होती है हमारी जो भी आपने बैटरी वोल्टेज लगाया है ए बी के सिरों पर अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, ये होती है। चलिए, तो हमको देखो R ओम के सिरों पर वोल्टेज दे रखे हैं, तो V R ओम के सिरों पर I R से हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज दे रखे हैं तो I क्या होगी, इस वायर में जाने वाली V R अपॉन R होगी। एक वोल्टेज आपको दे रखा है, 200 दे रखा है आपको, क्या 200 दे रखा है आपको रेजिस्टेंस, तो I का जो वैल्यू है वो आ गया 0.5 × 10⁻² एम्पियर या 5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये है ए बी तार में जाने वाली धारा। अब ए बी तार का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 4 ओम, तो यहाँ वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो हमारा जो वोल्टेज होगा ए बी तार पर वो होगा V बराबर आई आर से कैलकुलेट करें तो I कितनी जा रही है, 5 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस आपका 4 है, तो ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। ये है सॉरी 20 वोल्टेज आ जाएंगे, अभी मिली वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 20 है मिली वोल्ट, किसका है, ये ए बी के सिरों पर। चलिए, अब देखो नीचे वाला जो ई वोल्टेज लगा है, बैलेंस की कंडीशन में क्या होगा, ई बराबर होगा एक्स एल। ई बराबर जो होगा एक्स क्या है, बी ए बी, मतलब ए बी के सिरों पर वोल्टेज कितना है, 20 मिली वोल्ट अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई जो लेंथ जिस पे बैलेंस हो रहा है वो है 40 दे रखी, लेकिन 40 बी सिरे से, आपको ए सिरे से चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 60 का। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, दैट इज 12 मिली वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 12 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेंट्रेशन पूछा है, विभेदन क्षमता हमेशा गामा की सबसे ज़्यादा है, बीटा की उससे कम है और अल्फा की सबसे कम है। लेकिन बात करें, मतलब ऑप्शन बी ठीक है, बात करें यदि आयनन क्षमता की, आयनाइजेशन पावर की, तो उसमें अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की उससे कम होती है और गामा की सबसे कम होती है। ध्यान रखना, पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए बता रहे हैं। पेंट्रेशन डेप्थ का ये फॉर्मूला ठीक है कि गामा की सबसे ज़्यादा पेंट्रेशन डेप्थ है, बीटा की उससे कम है, अल्फा की सबसे कम है। लेकिन आयनन क्षमता की बात करें, आयनाइजेशन पावर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अल्फा की, उससे कम बीटा की, उससे कम गामा की होने वाली है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। 49 क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 10 सेकंड है, तो इसके तत्व के एक नाभिक का क्षय, इसका जो कंप्लीटली क्षय होने वाला है, मतलब पूरी तरह क्षय, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर है नॉन प्रेडिक्टेबल है, बाकी का आप आगे देख लें, थोड़ा डाउट भी रहता ही है। अगला क्वेश्चन की बात करें, दैट इज 50। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50 में बात करते हैं। पार्टिकल m है, कण का आयाम a है, आवर्तकाल t है, सरल आवर्त दोलन कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। मध्य बिंदु पार करने के समय काल t/8 के बाद स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैसे इसका आंसर जो है डी है 1। इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो आप देख लें। ध्यान रखना, आपको क्या है कि स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो ½ kx² होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी जिसको आप अच्छे से जानते हैं वो ½ k
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। ये कब है? जब हम पोजीशन की बात करें। वैसे और भी होती है साइन ओमेगा टी की टर्म में, लेकिन हम टाइम की टर्म में बात नहीं कर रहे हैं। चलो अब हमको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए जिससे हम एनर्जी निकाल सके। दोनों में पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। हमको पोजीशन निकालने के लिए जो क्लू दिया गया है वो टाइम है, और टाइम को पोजीशन से लिंक करने वाला एक ही फॉर्मूला है, x बराबर ए साइन ओमेगा टी। x निकालना चाहते हैं, a इसका एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई, उसका टोटल टाइम इंटरवल, और आपका टाइम यदि t/8 है तो t/8 आप लिख दीजिए। x बराबर a साइन t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, दैट इज π/4। तो आप देखेंगे x बराबर आ जाएगा a/√2। मतलब आपकी जो पोजीशन है वो कितनी है? a/√2। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है वो आने वाली है हाफ के a/√2 का होल स्क्वायर, और यदि डिवाइड कर दें काइनेटिक एनर्जी का तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? a²/2। 1/2 के से 1/2 के कैंसिल आउट हो गया। यदि पोटेंशियल एनर्जी अपन काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालें तो ये कितना? ये भी वापस a²/2 आ जाएगा, ये भी a²/2 आ जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समांतर किरणों को एक बिंदु पर देखो, इसके लिए जो है अवतल दर्पण है। समांतर किरणों को एक पॉइंट पे लाने के लिए अवतल दर्पण का सहारा इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण आ जाएगा इसमें, स्फेरिकल कॉन्केव। न्यूटन का शीतलन नियम किस नियम का सन्निकट है? ध्यान रखना, न्यूटन का शीतलन नियम जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमान का ही सन्निकट है। ये आंसर कई सारे जब कन्फ्यूजन में है, लेकिन इसका आंसर स्टीफन बोल्ट्जमान ही है। ठीक है, बात करते हैं जल का अपवर्तनांक यदि 4/3 है और कांच का यदि 3/2 है, तो लेंस को हवा में रखने पर इसकी फोकस दूरी 10 है। तो बताइए जल में कितनी होगी? तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है, इससे क्वेश्चन लगभग कंपलसरी होता है। आप देख लें कि 1/f बात करते हैं किसकी? यदि हवा में है तो हमारा आएगा फॉर्मूला लेंस का, जो ग्लास से बना हुआ, तो ग्लास लिखेंगे, दैट इज AR-1, और यहाँ आता है 1/R1 माइनस 1/R2। ये कर्वेचर हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस को हवा में रखो या पानी में रखो, लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि लेंस तो डिजाइन हो गया है एक बार। तो ध्यान रखना, जब हम बात करेंगे हवा की, तो हवा में जो, चलो बात कर लेते हैं वाटर की। तो वाटर में क्या होने वाला है? ये आ जाएगा, इसको एयर कर लेते हैं, इसको वाटर कर लेते हैं, जिससे विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी बनी रहे। हाँ जी, इसमें क्या देखने वाले हैं? ये वाटर में है तो म्यू गिलास का चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? लिक्विड में चाहिए, -1 1/R1 माइनस 1/R2, ये चेंज नहीं होगा। चलिए ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि F वाटर ऊपर चला जाएगा, F एयर जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है वो नीचे आ जाएगा। बात करें इसकी म्यू ए गिलास -1/A वाटर मतलब लिक्विड गिलास -1, हमारा आ जाएगा ये इक्वेशन। अब टास्क ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका तरीका होता है, गिलास की लिखें, नीचे एयर की लिखें। तो गिलास की कितनी है जी? 3/2 है। एयर की कितनी है? 1 है। तो जो म्यू ए जी है वो आ गया 3/2। बात करें यदि म्यू ए लिक्विड मतलब वाटर दे रखा है जी, तो गिलास का कितना है? 3/2। ये कितना है जी? 4/3। तो आपको पता चलेगा 3 ऊपर जाएगा, दैट इज 9/8। चलिए वैल्यूज रख देते हैं सारी यहाँ पे। F वाटर आप निकालना चाहते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3/2 -1, नीचे आ जाएगा 9/8 -1, और यहाँ आप देखोगे दैट इज 1/2, और ये आ जाएगा 1/8। ये लिखेंगे अपन लोग 1/4। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर चल ही रहा है। ओके, नॉट ओके, ओके, दैट इज नॉट 4। हाँ जी, ये आ जाएगा F वाटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, और F वाटर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर है इसका 40 सेंटीमीटर। और यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। हाँ जी, डी सीरीज चल रही है, ध्यान रखना इस बात। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए 54।
54 नंबर का जो क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक बैटरी है बी जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। धारा आई अधिकतम करने के लिए प्रतिरोध आर का मान क्या होगा? तो देखो बी बराबर आई आर, यूनिवर्सल फॉर्मूला किसी भी वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में, तो बी बराबर आई आर, आई बराबर क्या लिखेंगे 2 वोल्ट और टोटल आर। एक तो दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल आर मान लेते हैं, और एक लिख देते हैं आर इक्वलेंट जो कि हमारा एक्सटर्नल में एक और आर में पैरेलल में जुड़ा हुआ है उसके लिए। तो चलिए आप जानते होंगे कि जब पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस से हमको आर इक्वलेंट निकालना होता है पैरेलल क्रम में, तो हमारा जो आंसर आता है वो इस तरह कैलकुलेट होता है। अब ये भी आपको पता है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो उनका आर इक्वलेंट का जो वैल्यू है वो सबसे कम रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टेंस से कम आएगा। आपको पता है ये बात। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टेंस से, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वैल्यू से ज़्यादा आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यदि 1 ओम और 1 ओम को जोड़ा गया, चलो 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, 1 ओम और 2 ओम को जोड़ा गया है तो सब इसका जो रिजल्ट है ना वो 2 ओम से ज़्यादा आएगा। कितना आएगा? 3 ओम। यदि 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में जोड़ा जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 से कम मिलेगा, छोटी वैल्यू से कम मिलेगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 2/3, तो ये वैल्यू 1 से कम है। तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? 0.66 आ रही है ना। तो पैरेलल में हमको आर का वैल्यू पूछा है कितना लगाएं, तो मिनिमम वैल्यू लगाओ। अब आपके ऑप्शन पढ़ लो, मिनिमम वैल्यू कितना है? 0 है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपवर्तनांक वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये केमिस्ट्री का है। ये है 2 बल F और -3F परस्पर लंबवत दूरी D पर हैं और लगे हुए हैं। बताइए इसका नेट टॉर्क वगैरह पूछा है उसने। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 58 है डी सीरीज का। देखिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यदि ये हमारा लग रहा है F तो जाहिर सी बात है नीचे कौन सा लगेगा? -3F। और यदि ये दूरी D है तो D/2 इधर है और D/2 इधर है। तो देखो फोर्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो मोशन होगी वो रैखिक भी होगी और घूमेगा भी, मतलब टॉर्क भी लगेगा। तो इसका आंसर ये तय है कि केवल नेट रैखिक बल, ये भी गलत होगा। केवल नेट रैखिक बल 0 होगा, ये भी गलत है। केवल नेट 2FD बलागुण होगा, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अब चेक भी कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स है वो -2F ही आपको दिख भी रहा है क्योंकि इधर F है, इधर 3F है, तो -2F तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो टोटल टॉर्क होगा τ1 + τ2। τ1 का मतलब क्या? R क्रॉस F, तो F ये रहा और R ये रहा, तो D/2 क्रॉस F माइनस, हाँ जी ये देखो R क्रॉस F, R कितना है? अभी भी D/2 है, और मल्टीप्लाई बाई, हाँ जी 3F। तो देखो कितना आ जाएगा? FD/2 माइनस 3DF/2। 3/2 में से ये कटेगा तो आ जाएगा -2DF/2 और इसको -DF लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो है डी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जब किसी माध्यम में वेग v आवृत्ति म्यू और तरंग दैर्घ्य लैम्बडा से प्रकाश तरंग चल रही है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या चीज़ बदलेगी? देखो एक फॉर्मूला है म्यू बराबर C/V। ये फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसका आंसर वैसे आप सब जानते हैं किसी भी मीडियम में जाए फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है? उसका वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी। चलिए बात करते हैं वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। वेलोसिटी होगी C/μ से, मतलब वो घट जाएगी, और लैम्बडा भी कितना होगा? म्यू से घट जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा वेलोसिटी घटेगी, आवृत्ति मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, लैम्बडा घटेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है?
तो कैडमियम जो है वो नियंत्रक क्षण के रूप में काम में लिया जाता है रिएक्शंस को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ड्यूटेरियम जो है वो मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। हीलियम ठंडा करने के रूप में काम में लिया जाता है। और जो थोरियम है वो हमारा फ्यूल के रूप में काम आता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। 220 वोल्ट निर्गम टर्मिनल वोल्टेज से जोड़ने पर एक विद्युत हीटर 10 एम्पियर की धारा खींचता है, तो रेजिस्टेंस कितना है? जाहिर सी बात है बी बराबर आई आर। बी आई का डिवाइड कर देंगे तो आर आ जाएगा 220/10 बराबर 22 ओम आंसर। चलिए 63 आप समझ लिया होगा। बी बराबर आई आर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? बी अपॉन आर। 220 सॉरी आर निकालना है ना हमको, तो आई कर दीजिए। हाँ जी 220/10 22 64 में कहा गया है रुद्धोष्म प्रक्रम में, ध्यान रखना रुद्धोष्म जो प्रक्रम होता है, एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है, उसमें डेल्टा क्यू ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है डेल्टा क्यू बराबर दी गई जो हीट है वो किसी भी गैस के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और साथ में काम करती है। तो एडियाबेटिक के लिए ये तो हो गया जीरो, तो जीरो बराबर क्या आ गया? डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि डी यू बराबर किसके हो रहा है? माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो रहा है। हमने डी और डेल इसलिए लिखा है क्योंकि जो वर्क है ना, वो कैसा है? पाथ फंक्शन है, और जो पाथ फंक्शन मतलब रास्ते पे डिपेंड करता है, और जो यू है वो स्टेट फंक्शन है, मतलब अवस्था पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो डेल का जो नोटेशन है, डेल का जो साइन है, ये बता रहा है कि जो वर्क है वो कैसा है? रास्ते पे डिपेंड करने वाला है, पाथ फंक्शन है, और जो यू है वो स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड नहीं करती इंटरनल एनर्जी कि आपका रास्ता क्या रहा है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, पीजीटी एग्जाम में काम आ सकता है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमने हमारी टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, उसमें कहा गया है कि धातु के तार में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि तार का तापमान बढ़ा दिया जाए तो बताइए कौन सी राशियां बदलेंगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, जो है एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर NE² टो अपॉन m, और रो बराबर होता है NE², रो बराबर होता है 1 अपॉन सिग्मा, तो इसको NE² टो लिखा जा सकता है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मेटल्स की बात करें, किसकी? धातुओं की बात कर रहे हैं, तो n इंक्रीज होगा, लेकिन n इंक्रीज होने से ज़्यादा हमारा जो टो है वो घट जाएगा। टो क्या है? टो है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में लगने वाला समय क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टक्करों में जो समय है, लगने वाला समय, वो घट जाता है, और घटने की वजह से क्या बढ़ती है? रेजिस्टिविटी। इसलिए कहा जाता है कि धातुओं में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है। चलिए और क्या है इसमें ऑप्शन देखें। रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है प्रतिरोध के साथ, और अभी पहला क्वेश्चन बताया था डी सीरीज का कि रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध टेम्परेचर के संग ना बदले, इसलिए हम जो तार काम में लेते हैं वो लेते हैं कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का। बाकी के यदि तार काम में लेंगे तो उनका प्रतिरोध वेरी कर जाता है। अपवाह वेग भी करता है, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज का फ्लो, और चार्ज का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है उनकी एनर्जी पर, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, तो ड्रिफ्ट फ्लो भी चेंज होगा। आ जाइए, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ऑल ऑफ दीज। गिलास का अपवर्तनांक यदि 1.5 है तो चाल क्या होगी? देखो ये फॉर्मूला काम में लगने वाला है, तो इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 67। ये आपसे कहा गया है कि b चाहिए और c अपॉन म्यू लगाना है, तो b निकालने के लिए 3 × 10⁸ आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 3/2। सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, ये आप सबका सही होगा। फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। एक अच्छा है, बारिश की जो बूंद है वो ऊपर से 5√3 पानी पृथ्वी पर गिर रहा है ऊर्ध्वाधर, और व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताइए
पानी किस डायरेक्शन में गिरता हुआ प्रतीत होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इस टाइप के क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के होते हैं 2D में जब पढ़ते हैं, और इसका हमने आप पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली बता रहे हैं। पीजीटी फिजिक्स पॉइंट नाम के चैनल पे प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। उस पर फ्री वीडियोस डाली गई है जिसमें रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी में कई बार पूछा है। आपको याद होगा 2 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, एक रेन मेन प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, इसका नाम रेन मेन प्रॉब्लम होता है, मतलब रेन और मैन मूव करते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, हम मोशन देखते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है रिवर प्रॉब्लम। तो रिवर प्रॉब्लम और रेन मेन प्रॉब्लम दोनों को अच्छे से रिलेटिव मोशन में समझाया हुआ है। तो आप पीजीटी फिजिक्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लेना यूपी पीजीटी की, उसमें ये दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो 5√3 वेलोसिटी से बारिश नीचे आ रही है और व्यक्ति जा रहा है इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई 5 पूरब वाली हो गई 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये है वी मैन और ये है वी रेन, मतलब ये बारिश का वेग है और वो व्यक्ति का वेग है। तो इस केस में देखो हम क्या करने वाले हैं, हमको देखना है, व्यक्ति देख रहा है बारिश को, तो बारिश का वेग विद रिस्पेक्ट टू व्यक्ति या मैन। तो बारिश मतलब रेन का वेग विद रिस्पेक्ट टू मैन, और तरीका बताया था बी आर वेक्टर माइनस बी एम वेक्टर। बी आर वेक्टर मतलब लिखो डायरेक्शन के साथ, तो नीचे वाला माइनस जे कैप होता है, ऊपर वाला आई कैप होता है। तो चलिए क्या लिखेंगे, 5√3 माइनस जे कैप माइनस 5 आई कैप। तो आप देख रहे होंगे हमारा जे कैप और आई कैप दोनों में माइनस है। तो इसको हम डिजाइन करने की कोशिश करें तो ये जो माइनस आई कैप है ये इधर होगा और ये जो 5√3 है वो इधर होगा। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है। तो हम यदि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बारिश ऐसे आ रही है तो हमको बारिश ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। तो वही हो रहा है, बारिश ऐसे आ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो बारिश आएगी उसको इधर। अब देखते हैं इसका एंगल क्या होगा। तो देखो tan थीटा बराबर, एक बार देख लेते कहाँ से पूछा है, उसने पूछा है उर्दू से क्या कोण बनाएगा। तो ये वाला एंगल निकाल देते हैं हम, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 5/5√3 दैट इज 1/√3 और ऑप्शन आ जाएगा 30 डिग्री आपका आंसर, ठीक है। उर्दू से पूछे तो, और नीचे से पूछेगा तो क्या लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर है 30 डिग्री, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर विखंडन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, कूलाम्ब फोर्स। क्योंकि न्यूक्लियर यदि फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स यदि बहुत ज़्यादा होगा तो फिर विखंडन होगा ही नहीं। तो इसके लिए जो अस्थायी है, स्थायित्व है वो डिपेंड करेगा कूलाम्ब फोर्स पे। आपको वैसे भी पता होगा, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि यदि किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉनों की कम है, तो वो जो न्यूक्लियस है वो स्थायी होता है, क्योंकि कूलाम्ब फोर्स लगाने के लिए चार्ज कम है ना। न्यूट्रॉन तो उदासीन है तो कोई रिपल्सन फोर्स लगाएंगे नहीं। लेकिन यदि किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉनों की संख्या है तो हम वहाँ कहेंगे कि वो स्टैब्लिश नहीं है, वो विखंडित होगा, क्योंकि वहाँ रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेबिलिटी की पर्पज से कि कौन सा एटम या कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन हो या जिसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन हो। तो आपका जवाब होगा जिसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन हो वो ज़्यादा स्टैब्लिश होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसका आंसर β²/α है और ये आपने सॉल्व आउट कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। एक सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण, तो हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं a बराबर -ω²x, इसने उसको अल्फा दे रखा है। अधिकतम का मतलब जब x बराबर एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए तो ω²a आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। उसने क्या कहा है, तथा वेग भी अधिकतम हो। ओके, तो वेग हम क्या देखते हैं, वेग होता है मेरा ω/x, लेकिन अधिकतम वेग है तो a हो जाएगा। क्या पूछा है, दोलनों का आयाम बताइए, हैं। ओके, दोलनों को क्या बताना है, आयाम बताना है। तो चलिए आयाम बता देते हैं। ऐसा करो आप लोग, और इसने वेग का मान दिया है बीटा, तो इसका स्क्वायर कर लो जरा एक बार। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, β² ω² a²। स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि ω² से ω² कैंसिल आउट हो जाएगा।
आप बीटा स्क्वायर में अल्फा का डिवाइड कर दीजिए तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में यदि आप ओमेगा स्क्वायर ए का डिवाइड लगाओगे तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, ए से ए कट गया, तो ए बराबर क्या आ गया, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। और यही हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो इस जैसे ये क्वेश्चन आया 73 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब वहाँ क्या करना है, चीज़ों को लिंक करना है। यदि आप वहाँ ये सोचते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, ये टाइप हमसे रह गई, तो ये सोच वहाँ गलत होगी, आपको डिप्रेशन में लेके आएगी। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, ये जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे नहीं आएंगे, कुछ अलग पैटर्न पे भी आने वाले हैं। तो उनका सोल्यूशन रिलैक्स होकर सोचना है। यदि फर्स्ट राउंड जब आप पेपर का कर रहे हैं, क्योंकि पेपर को 2 राउंड में तो करना ही चाहिए, फर्स्ट एक राउंड में पेपर नहीं होता, कम से कम 2 राउंड लेने चाहिए। पहले राउंड में यदि आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग रहा है और उसकी ट्रिक आपको समझ नहीं आ रही, या कहें तो क्वेश्चन से आंसर तक जो अप्रोच है वो आपको नहीं पता लग पा रही, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस केस में उस क्वेश्चन को उस समय छोड़ देना ज़्यादा सही है, आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप पेपर का फर्स्ट राउंड कवर करोगे तो लौट के वापस आओगे। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, या फर्स्ट राउंड में आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस से हमारी ट्रिक बनती है, या हम कहें तो माइंड जब ज़्यादा वर्क करता है, जब हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। आप फर्स्ट राउंड में एक बार पेपर पूरा कर लोगे, जो आते हुए क्वेश्चन है वो तो सभी हो ही जाएंगे, तो एक रिलैक्स रहेगा कि चलो पेपर मैंने एक बार पढ़ लिया है, तो माइंड अच्छे से वर्क करेगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम पेपर में यदि सिलेक्शन के लिए केवल और केवल फिजिक्स रेस्पॉन्सिबल होती तो सिलेक्शन फिर सभी स्टूडेंट्स के होते, क्योंकि आधे स्टूडेंट तो कम से कम तैयारी करते हैं, तो आधे स्टूडेंट सेलेक्ट होने चाहिए। लेकिन सिलेक्शन मिनिमम स्टूडेंट्स के होते हैं, जो भी वैकेंसीज हैं मिनिमम इसलिए कह रहे हैं, 100% फॉर्म होते हैं, 1% वैकेंसी होती है, लेकिन तैयारी करने वाले जो एस्पायरेंट है वो करीबन 20-25% तो होंगे ही। तो फिजिक्स से सिलेक्शन नहीं होगा, केवल इसके लिए आपको साथ साथ पेपर का जो स्किल्स है, पेपर को हैंडल कैसे करोगे, वो सारी चीज़ अभी आप सीख लो, जिससे एग्जाम पेपर में गड़बड़ ना हो। क्योंकि ये जॉब का एग्जाम है, किसी भी सेमेस्टर एग्जाम या एनुअल एग्जाम नहीं है जो हर साल आने वाला है। ध्यान रखना, रिस्क मत लेना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रिलैक्स होकर काम करो। क्वेश्चन अगला है, दैट इज 74, इसका आंसर 10 है, इसका जो जड़त्व आघूर्ण है। और आप जानते होंगे इसका आंसर क्यों 10 है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी एक्सिस, फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस है और हम i y निकालना चाहते हैं, तो वो ये कहता है कि इससे परपेंडिकुलर जितने भी हैं, जैसे ये तो आगे x डायरेक्शन में, माना ये r मीटर दूर है, इसका मास m है, तो आपका जो आएगा ना वो आएगा I बराबर m इंटू आर एम का स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर है तो r स्क्वायर। कहने का मतलब क्या करना है, जिस एक्सिस पे पूछा है उससे परपेंडिकुलर जितने भी मास है वो आपको सब इंक्लूड करने हैं। तो आपसे पूछा गया है जेड पर, जेड पे पूछा गया है, तो देखो x और y पे कौन कौन से हैं। तो पहले एटम की बात करें तो पहले एटम में x और जो y है वो 0 0 है, तो इसकी वजह से कोई भी नहीं आएगा। I2 की बात करें तो I2 में जेड एक्सिस के बेस पे कैलकुलेट करें तो देखो 3 इसका मास है और x और y दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों के कारण आएगा। बात करें यदि तीसरे की, तो तीसरे में मतलब जो एटम है 4 है जिसका, और उसमें केवल 0 और 1 है। तो अब तीनों को लिख लें आप, I1 I2 और I3। तो इस केस में कितना आ जाएगा, 6 + 4 दैट इज 10। ध्यान रखना, इसका कंपलसरी या कहें तो श्योर जो आंसर है, सही जो आंसर है वो यही है, 10 हो। 76 की बात करें तो एक m द्रव्यमान की r त्रिज्या की जो बलय है, चलिए अपने अक्ष पर स्वतंत्र घूम रही है और t बराबर 0 पर स्थिर अवस्था में है। यदि उस पर नियत स्पर्शरेखीय बल F लगाया जाए तो t सेकंड के बाद उसका कोणीय संवेग क्या होगा। बहुत बढ़िया, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो जी, ये एक रिंग है जिस पर एक बल लगाया जा रहा है F, ये इसका रेडियस हो गया r, और ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, t बराबर 0 पर स्थिर अवस्था में है। तो नियत स्पर्शरेखीय बल लगाने से 30 सेकंड के बाद कोणीय संवेग क्या होगा। तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है dl/dt, मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बात और हम समझाएंगे इसके बाद, एंगुलर और लीनियर को रिलेशन। अब इस पहले सवाल को कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 या T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो देखो
टॉर्क होता है, हम आर क्रॉस एफ पढ़ते आए हैं, और यदि परपेंडिकुलर है तो आर एफ साइन 90 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एल फाइनल। एल इनिशियल विरामावस्था में दिया है तो 0 होगा, T1 0 दे रखा है और T पे वो पूछ रहा है। तो देखो जो एल फाइनल है वो होगा आर एफ और टी। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा FRT ऑप्शन सी, क्योंकि आर जो है वो कैपिटल आर दे रखा है। हाँ, हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे लीनियर को एंगुलर मोशन से जोड़ने का क्या तरीका होता है। ध्यान रखना फॉर्मूले का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, जो पैटर्न है वो वही रहता है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज चेंज करनी पड़ती है। जैसे कभी भी आपको लीनियर जो क्वांटिटीज हैं x विस्थापन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, कौन से लीनियर, उसको यदि लिंक करना है किससे, एंगुलर से, तो एंगुलर क्वांटिटीज लिखो। आप जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई केवल r करना है आपको। r करते ही आपके आंसर जो है चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब x बराबर r थीटा होता है, b बराबर r ओमेगा होता है और a बराबर अल्फा r होता है। ठीक, ऐसे ही जो फोर्स है वो होता है dp अपॉन dt, मतलब मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स को हम रोटेशन में या सर्कुलर मोशन में क्या कहते हैं, एंगुलर में टॉर्क कहते हैं फोर्स को, और पी को क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, टाइम को टाइम कहते हैं। ये लो आज आंसर आ गया। और भी देख सकते हैं जो पी होता है लीनियर में वो होता है एम इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो एंगुलर में पी को एंगुलर मोमेंटम से लिखते हैं एल से, मास की जगह क्या हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी की जगह क्या हो जाएगा ओमेगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं, आपको इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और भी चीज़ें हैं कई सारी जो पीजीटी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लें। हाँ जी, बी बराबर यू प्लस ए टी हम पढ़ते हैं, तो ओमेगा फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ एंगुलर, ओमेगा इनिशियल बराबर प्लस अल्फा टी। तो इस टाइप से सारी इक्वेशंस को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और बता दें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो है लीनियर में। यदि हम एंगुलर की बात करें तो यह आ जाएगा एस की जगह क्या लिख दे बताओ, थीटा ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। चलिए आपको आते भी होंगे, हम आगे बात करते हैं।